प्यारे बच्चों, आओ आज क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 65 को करें, जो कि 9 दिसंबर 2020 के लिए है। बच्चों, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अपना चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आओ हमारी वर्कशीट को पढ़ें। दिया हुआ है, किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीसीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ मतलब है कि जिस तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र और आपके पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो इन सब तंत्रों का हमारे शरीर में कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि अगर मान लो पाचन नहीं हुआ या उत्सर्जन नहीं हुआ तो जीव क्या होगा? जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन जनन, जो एक प्रकार का जनन तंत्र है, हमारा जो जनन है, वो हमारे शरीर, हम जीव को जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना जनन के भी जीव क्या हो सकता है? जीवित रह सकता है। लेकिन उस जीव को अपनी जो व्यष्टि है, अपना जो पॉपुलेशन है, जो उसकी स्पीसीज़ है, उसको बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्या है? अनिवार्य है। अब स्पीसीज़ क्या होते हैं? तो स्पीसीज़ होते हैं एक ही जैसे दिखने वाले जीवों का समूह जो आपस में जनन कर पाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ये स्पीसीज़ कहते हैं। तो इसको ऐसे समझो, सरल भाषा में हम ऐसे समझें कि जैसे मनुष्य है, तो अगर मान लो मनुष्य में जनन नहीं हो, सारे मनुष्यों में जनन नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद सारे के सारे मनुष्य क्या हो जाएंगे? एक उम्र के बाद सारे के सारे मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे तो मनुष्य होंगे ही नहीं पृथ्वी पर, यानी मनुष्य जो एक स्पीसीज़ है, होमो सेपियंस, वो क्या हो जाएंगे? उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी एक जीव को जीवित रहने के लिए जनन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पूरे स्पीसीज़ को बचाए रखने के लिए जनन की ज़रूरत है। जनन क्या है? अनिवार्य है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? तो देखो यहाँ प्रतिकृति का सृजन करना कि क्या जो जीव होते हैं, क्या वो अपने ही जैसे कॉपी बनाते हैं? तो यहाँ ये दिया हुआ है कि जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वो सदृश प्रतीत होते हैं। यदि शरीर के डिजाइन समान है तो इन डिज़ाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए, और इसके सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। अब देखो ये क्या है कि जैसे जो जीव होते हैं, वो उनकी जो संतति होती है, संतान होते हैं, उनकी आकृति और आकार क्या होता है? समान होता है। वो इसलिए वो उन्हीं के समान दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? उनकी कॉपी नहीं होते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। क्या आप अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी हैं? नहीं, आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं हैं, बल्कि आप क्या हैं? उनके जैसे हैं, पर उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो क्या होता है हमारे शरीर में? हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जीव हैं वो अपने गुणों को या अपनी ही जैसे जो संतति बनाते हैं, वो ब्लूप्रिंट का जो डिज़ाइन है, वो किस तरीके से उसकी प्रतियां बनती हैं, किस तरीके से उसकी कॉपिंग होती है। तो यही हम देखेंगे कि देखो प्रत्येक जो जीव होते हैं वो बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है शरीर। तो हर कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं क्या? गुणसूत्र, और यानी कि क्रोमोसोम्स। और वो क्या है? उसमें जो डीएनए है, आप जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, याद रखेंगे इसको। तो ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए क्या करते हैं? इस डीएनए की कॉपिंग होती है, यानी डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, और यही जो प्रतिकृति है, ये डीएनए की प्रतिकृति, वो जो जनक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो उसको अपनी संतति में आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे भेजते हैं। तो देखो यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। डीएनए में क्या होता है? आनुवांशिक गुण होते हैं, और यही जो गुण होते हैं वो जनक से कहाँ जाते हैं? संतति पीढ़ी में जाते हैं। अब है, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। अब डीएनए में क्या होता है? अभी इस चीज़ को अब बड़ी क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है वो ये है कि जो डीएनए होते हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए, कि प्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, उसकी सूचना होती है किसमें? डीएनए में। और अगर मान लो कि सूचना थोड़ी सी अलग हो गई, तो बनने वाला जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का संश्लेषण होना है, वह प्रोटीन भी क्या होगा? भिन्न होगा।
तो यही होता है, अगर थोड़ी सी भी सूचना किसी भी कारणवश अगर अलग हो जाती है तो बनने वाला प्रोटीन भी अलग होता है, और वही प्रोटीन कहाँ गया है, संतति में गया है, संतान में गया है, इसीलिए वो थोड़ा सा भिन्न है। इसीलिए जो संतान होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने माता पिता के, बल्कि थोड़े से अलग होते हैं। ये अगर बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे लिया जाए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इस ब्लूप्रिंट किस तरीके से बन रही है उसकी प्रतियां, इस बात को देखना पड़ेगा। तो यही दिया हुआ है, विभिन्न प्रोटीन के कारण क्या होता है, अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। यानी कि अतः जनन की मूल घटना क्या है, जो जनन हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में हम क्या देख रहे हैं, डीएनए की प्रतिकृति यानी डीएनए की कॉपी बनाना है। और यही कॉपी क्या होती है, संतति में इसे वंशानुगत होती है, ये संतति इसे वंशानुगत करती है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है जो जैव विकास का आधार है। जो ये विभिन्नता आती है, जो डीएनए की प्रतिकृति बनी और एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनी, थोड़ा सा अलग बन गया है, यही अलग कॉपी जो है वो संतति में गई है, तो इसी के कारण थोड़ी सी विभिन्नता आती है और यही जैव विकास का आधार है। इसको अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे ये जैव विकास का आधार है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, अभी समझते हैं इसको। उसके बाद दिया हुआ है, संतति कोशिका समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। फिर वही दिया हुआ है कि जो संतति कोशिका होती हैं वो क्या होती, समान तो होती हैं लेकिन क्या होती, कार्बन कॉपी नहीं होती हैं, थोड़ी ना थोड़ी किसी न किसी रूप में क्या होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं, और यही क्या है, जैव विकास का आधार है। अब क्या जैव विकास यानी कि जीवों के विकास के कारण यही जो विभिन्नता है वो नए जीव के विकास की आधारशिला रखती है। नए जीव इसी विभिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। ये हम यहाँ देखेंगे उदाहरण से। अब देखो यहाँ देख लेते हैं हम, और इधर देखते हैं विभिन्नता का महत्व। तो दिया हुआ है, अपने जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। अब क्या है, जो जीव होते हैं उनका क्या होता है, उनकी जो समष्टि होती है, उनका जो पॉपुलेशन होता है, इस इकोसिस्टम में, इस परितंत्र में उनका क्या है, अपना एक स्थान है। अब है, जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अभी इसका मतलब है कि जो शारीरिक विभिन्नता होती है किसी भी जीव की, उसी विभिन्नता के कारण वो किसी विशेष पारितंत्र में रहने योग्य होते हैं। अब जैसे कि जो जलीय जीव हैं वो, उनका शरीर जल में रहने के लिए क्या है, उनका डिज़ाइन या उनकी जो संरचना है शारीरिक, वो जल में रहने के लिए उपयोगी है। क्या उस जीव को अगर हम धरती पर ले आएँ तो क्या वो जिंदा रहेगा? जैसे कि मछली है, अगर वो जलीय जीव है, अगर हम उसको धरती पर ले आते हैं तो वो ज़्यादा देर जिंदा रह ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसका शरीर, उसकी शारीरिक संरचना किसके लिए, जलीय वातावरण के अनुकूलित है। तो वही ये कह रहा है कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं प्रत्येक जीव के शरीर में, वो उसको उस पारितंत्र में रहने के योग्य बनाती हैं। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है। यानी कि कोई भी जो प्रजाति है उसका अस्थायित्व, यानी कि कोई भी प्रजाति किस तरीके से इस संसार में है, वो इस पर निर्भर करता है कि उसका जनन किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या है उसके शरीर में जो जनन किया है, तो कौन कौन सी विभिन्नताओं के साथ वह जीव है आया है इस धरती पर, ताकि वो उस वातावरण में अपने आप को, जिस वातावरण में वो रह रहा है, उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। अब देखो इसको और अच्छे से यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, देखो पढ़ते हैं इसको। उदाहरण के लिए, यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की संभावना है। देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि एक समष्टि, मान लो एक जीवों का जो पॉपुलेशन है, पूरी संख्या है, वो एक जगह पर रहती है, एक निकेत पर जो उसका स्थान है, पारितंत्र है, वहाँ रहती है, वो वहाँ के लिए उसका शरीर अनुकूलित है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जहाँ वो जीव रहता है, जहाँ उस जीवों का झुंड रहता है, वहाँ अगर मान लो कोई ऐसा परिवर्तन आ जाता है, तो क्या होगा, जब सारे के सारे जीव एक ही जैसे होंगे, एक दूसरे के कार्बन कॉपी होंगे, तो अगर
वह परिवर्तन आता है तो हो सकता है कि उन सब का नाश हो जाए, सब खत्म हो जाए। लेकिन अगर उसमें से कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें कि विभिन्नता होगी तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो सकता है कि जिंदा रह जाएं। जैसे देखो, इसको ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो कि कोरोना वायरस हुआ है अभी, तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, सबको हो रहा है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो कि कोरोना वायरस उनको नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ उनको कोरोना वायरस, जबकि उनके आसपास मान लो सबको कोरोना वायरस हो गया है, कोरोना हो गया है, तो क्यों नहीं हुआ इनको कोरोना? कोरोना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके शरीर के अंदर हो सकता है कुछ ऐसे हो, उनके डीएनए में ऐसा कुछ हो जो उनको कोरोना वायरस से लड़ने में उनके शरीर को सक्षम बना रहा हो। तो ये क्या है, उनके शरीर में कुछ ऐसी विभिन्नता है जो कि उनके जीवित रहने की या उनके कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा रहा है। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझो। यहाँ एक और उदाहरण दिया हुआ है कि अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जो कि शीतोष्ण जलवायु में रहते हैं। शीतोष्ण जहाँ थोड़ी सी गर्मी और थोड़ा सा ठंड है, ऐसी जलवायु में, ऐसे जलवायु में वो समझते उसका पूरा पॉपुलेशन जो है जीवाणुओं का रह रहा है। लेकिन मान लो कि ऐसा हुआ कि वैश्विक उष्मीकरण हो गया, यानी कि जो विश्व का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस जल में वो रहता है उस जल का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि जीवाणु ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ की तापमान कम है। अब अचानक से जब जल का तापमान बढ़ गया तो सारे के सारे जीवाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन ऐसे जीवाणु जिनके शरीर में कुछ विभिन्नता है, यानी कि जो ऊष्मा को, गर्मी को सह सकते हैं, अगर मान लो उस व्यष्टि में, उस पॉपुलेशन में ऐसे जीवाणु हैं जो कि गर्मी को सह सकते हैं, तो ऐसे जीवाणु क्या होंगे, उस गर्म तापमान पर भी क्या रहेंगे, जीवित रह जाएंगे। यानी कि वो जो पूरे जीवाणुओं की व्यष्टि है, पूरा पॉपुलेशन है जीवाणुओं का, वो तो खत्म नहीं हुआ, उसमें से कुछ ऐसे जीवाणु जो हैं वो क्या हो गए, बच गए। अब उन्हीं जीवाणुओं में क्या होगा, धीरे धीरे जनन होगा और फिर से उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो जीव होते हैं उनमें विभिन्नता का हमेशा ही क्या होता है, महत्व होता है। अब देखो यहाँ क्या और दिया हुआ है कि अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। अब यहाँ और दिया हुआ है कि जनन, जनन क्या होता है, तो जनन है वह जैव प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमने अभी यही आगे अभी पीछे यही पढ़ा हुआ है कि जनन ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि यह सुनिश्चित होता है कि जो वह जीव है उसका जो स्पीसीज है वो क्या होगा, पृथ्वी से लुप्त नहीं होगा। और जनन ऐसी प्रक्रिया है, प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आप ये छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है पौधों के लिए। तो लैंगिक जो जनन होते हैं वहाँ क्या होते हैं, दो जनकों के मिलन से क्या होते हैं, संतति की उत्पत्ति होती है। लेकिन अलैंगिक, अ का मतलब होता है नहीं, यानी जहाँ अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही जनक जो होते हैं वो संतति को यानी संतान उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर जो लैंगिक जनन होता है उसमें डीएनए का मिलना होता है, डीएनए का संयुग्मन होता है, माता और पिता से डीएनए जो मिलते हैं उनका संयुग्मन होता है। लेकिन यहाँ पर अलैंगिक जनन में डीएनए का संयुग्मन नहीं होता है। अब अलैंगिक जनन में जो संतति होती है, संतान होती है, वो क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, कार्बन कॉपी होती है अपनी किसकी, जनक की। लेकिन लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो होते तो अपने माता पिता जैसे हैं, लेकिन क्या होते, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होते, बल्कि अपने जनकों से थोड़े से भिन्न होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आओ क्वेश्चंस को देखते हैं। उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो उस जैव प्रक्रिया का क्या नाम है, प्रजनन या जनन, है ना। उसके ये देखो यहाँ से प्रजनन लिखा हुआ है। उसके बाद है जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनाने का क्या महत्व है। तो देखो बेटे यहाँ आपके ये दिया हुआ है, डीएनए प्रतिकृति बनाने का क्या महत्व है। तो ये है आपके यहाँ पर अभी दिखा ये
यहाँ से आप लिखेंगे ये है। उसके बाद है बेटे कि स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यदि यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, या फिर यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। देखो यहाँ है, यहाँ से आप लिखेंगे और उसके प्रकार ये लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये और ये लिखेंगे, है ना। उसके बाद है, यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या है। तो जनन का प्रकार क्या है, अलैंगिक जनन। उसके बाद है, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं।